इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी मौसम है और सपनों का दौर है। नेता हर चुनाव से पहले इस बार भी वोटों को लुभाने के लिए सपने दिखा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस कोई किसी से पीछे नहीं है। पिछले चुनाव में जहां बंपर नौकरियों और हर खाते में 15 लाख का सपना दिखाया गया, तो इस बार राहुल गांधी ने गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा कर सियासी भूचाल मचा दिया है। सवाल यह है कि क्या ये वादे सच में पूरे होंगे? आखिर कैसे बदलेगी तस्वीर? आखिर कैसे राहुल की इस न्याय योजना से बदलेगी तस्वीर? आखिर कैसे अपनी दादी की तरह राहुल गांधी देश से खत्म कर पाएंगे गरीबी? पहली बहस में होगी इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। राहुल ने ये ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और इस स्कीम का नाम न्याय योजना दिया गया। दावा ये भी कि इस स्कीम से करीब 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अब सुनिए कि राहुल के नए संकल्प पर देश की जनता क्या कहती है। अगर 6,000 इनकम बढ़ती है तो कुछ लोगों को उससे फायदा है, लेकिन काफी एस्पेक्ट्स ऐसे कि राहुल गांधी काफी प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन उन्हें कभी फुलफिल नहीं करते। देखिए, इस देश में जितनी जनता है वो लो तबके की जनता है। अगर ये काम हो जाता है तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टंट की तरीके से इसे देखा जा सकता है कि उनकी बात का मुझे कोई विश्वास नहीं है 1% भी। क्योंकि कोई 15 लाख की बात करता है तो कोई 72,000 की बात करता है, कोई 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात करता है, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ ये जुमले ही माने जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पर बीजेपी और कांग्रेस की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। मिनिमम इनकम की बात की है गरीबों के लिए, 12,000 लिमिट, 72,000 साल में। बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी जी को गरीबों की याद आ जा रही है। तो राहुल गांधी जी, अब ये देश सपने दिखाने से नहीं चलने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपने तो मान लिया था कि इंदिरा जी के गरीबी हटाओ का पालन हो गया, गरीबी हट गई। 55 साल आपकी सरकार ने राज किया, आपने गरीबों के कुछ नहीं किया। तो आज आपका ये छलावा लोगों को जरा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आपके इरादे नहीं नेक हैं। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के लिए काम किया और गरीबी कम हुई है। गरीबी मिटी नहीं है, लेकिन गरीबी कम हुई है। और ये मुख्य जो कारण रहा है यूपीए 1, यूपीए 2 में और उसके पूर्व में भी, जब जब सरकार कांग्रेस की बनती है, कांग्रेस के लिए नीति और गरीबों के लिए कांग्रेस नीति और कार्यक्रम बनाती है, उसका लाभ गरीबों को मिलता है। तो राहुल गांधी ने डंके की चोट पे कहा कि वो धमाका करने जा रहे हैं, और उनका धमाका ये है कि अमीरों से पैसे लेती है, वो पैसे देती है अमीरों को मोदी सरकार, हम गरीबों को पैसे दे दे तो इसमें क्या गुरेज है। ऐसे में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। एक ऐलान तो हो गया है, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नीति जैन बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ रही है, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं, अतुल सक्सेना एसपी लीडर जुड़ रहे हैं, विजय कौशिक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ आकाश जिंदल लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, क्योंकि हम क्लैरिटी चाहते हैं इसलिए सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए कुछ सवाल है मेरे, अगर उसके संक्षेप में आप जवाब दे पाएं। सबसे पहले 5 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा, इसका ऐलान तो हो गया। ये परिवार कैसे आइडेंटिफाई होंगे, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां पर लैंडलेस लेबरर हैं, एक दिन कमाते हैं दूसरे दिन नहीं कमाते हैं, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होगा? कोई प्रैक्टिकल डिटेल नहीं दी गई आपकी तरफ से, एक्सप्लेन करें। देखिए आंचल जी, कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को देश के तमाम जाने माने अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद तैयार किया है, और उनकी सलाह के आधार पर आय का एक मिनिमम बेंचमार्क 12,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार तय किया गया है, और उसी के आधार पर इस पूरी योजना का ताना बाना तैयार किया गया है।
जिन 5 करोड़ परिवारों का जिक्र है, जो देश के 20% गरीब परिवार हैं, उनके विश्लेषण की प्रक्रिया और पद्धति भी निर्धारित कर ली गई है। पर आंचल जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम समय आने पर, बल्कि यूं कहूं कि उपयुक्त समय आने पर सबके सामने रखेंगे। पर एक बात उपयुक्त समय आने पर ही योजना का ऐलान कर देते। अभी योजना का ऐलान क्यों किया गया, इसमें सीक्रेसी क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा था कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे इन परिवारों की, खासतौर से फ्लक्चुएटिंग इनकम्स हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो सबसे गरीब तबका है, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। सवाल नंबर 2 कि इनका प्रूफ ऑफ इनकम क्या होगा, कौन कैसे कमाता है, ये कैसे पता चलेगा, उसका क्या आधार होगा। देखिए, एक ही परिवार में मान लीजिए कि अगर कोई महिला है, जो कोई महिला है वो किसी के घर में काम करती है, जो पति है वो लैंडलेस लेबरर है, वो किसी के फार्म में काम करता है, तो इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम किसे मानेंगे और कैसे। दूसरा सवाल, जवाब। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए जो परिवार है उनकी आय का विश्लेषण किया जाएगा, आय का डाटा तैयार किया जाएगा और डाटा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उनकी मासिक इनकम 12,000 रुपए या उससे कम है। 12,000 से कम होगी तो जो कमी है उसकी पूर्ति इस योजना से की जाएगी। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जिसका पूरा डाटा है, जिसका पूरा वित्तीय व्यवस्था तैयार कर ली गई है और ये सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर मतलब आपने ये कहा कि अभी डाटा तैयार नहीं है, डाटा तैयार किया जाएगा, ये मैं समझी हूं। सवाल नंबर 2 यानी प्रूफ ऑफ इनकम के ऊपर डाटा तैयार होगा, आपने अभी कहा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि डाटा पूरा तैयार है, हर चीज तैयार है, लेकिन उपयुक्त समय आने पर योजना के बाकी चरणों की जानकारी दी जाएगी। बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जवाब नहीं मिला सर। पंकज जी, प्रूफ ऑफ इनकम मैंने क्लियर किया कि प्रूफ ऑफ इनकम तो बहुत क्लियर है कि इस परिवार की आय कितनी है, उसका डाटा हमारे पास है। इसी आधार पर तो हमने 5 करोड़ परिवारों की बात करी है, 25 करोड़ लोगों की बात करी है। पूरा डाटा, पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास है, नहीं तो फिगर कहां से आता। नहीं, डेटा आपने कहा हमारे पास है, मैं वही पूछ रही हूं कैसे है, प्रूफ ऑफ इनकम क्या मानेंगे आप लोग, ये जवाब मुझे क्लियरली नहीं मिला है। कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर यानी कि सभी लोगों के ऊपर जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर 3.6 लाख करोड़ का हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है उसके ऊपर ये बोझ अतिरिक्त पड़ेगा। अगर हम बेसिक फिगर्स के हिसाब से जाएं, ये पैसा कहां से लाएगी कांग्रेस सरकार, इसका खाका नहीं मिला है। मैं उत्तर दूं? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। मैं 2-3 चीजें आंचल जी बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस पूरी योजना में जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसका बिल्कुल ध्यान रखा गया, उसको फॉलो किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी प्रकार की कोई सब्सिडी बंद नहीं की जाएगी। नंबर 3, जो सोशल स्कीम्स ऑलरेडी रन कर रही हैं उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बहुत स्पष्ट है कि देश में भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, सरकार के पैसे की जो लूट है, सर ज्ञान नहीं चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए जो नहीं मिला। आप 3.5 लाख करोड़ के करीब कहां से लेके आएंगे, सवाल बड़ा सिंपल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। करप्शन की गंगोत्री पर अभी बात नहीं हो रही है, किसी और दिन करेंगे, आपको स्पेशली बुला इसी सरकार के इसी बजट से लेकर आएंगे आंचल जी, इसी बजट से लेकर आएंगे। और ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आपने सवाल पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं। आपको ज्ञान लगे तो ज्ञान के ऊपर सवाल नहीं था लीजिए। सर, सवाल करप्शन पे नहीं था, आपने कहा इसी बजट से लेके आएंगे, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कहां से आ रहा है। सवाल करप्शन पर नहीं होगा आंचल जी। यदि सरकारी पैसा करप्शन में न जाएगा तो आम आदमी काम आएगा ना, सूट बूट वालों के पास नहीं जाएगा तो आम आदमी काम आएगा। जो पैसा सूट बूट वालों के पास जाएगा पैसा नहीं जाएगा सूट वालों के पास। मेरे सवाल आपने अभी, खैर छोड़िए, मुझे इसका क्लियर जवाब आपने नहीं दिया। आपने बोला आएगा, इसी बजट में से आएगा, ये आपका जवाब है, इसी बजट में से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्लियरली कह दिया है कि फूड सब्सिडीज यानी कि फूड सब्सिडी, केरोसिन सब्सिडी, जो बाकी की सब्सिडीज चल रही हैं उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये पूरी तरह से माना जाए कि 3.5 लाख करोड़ के करीब का जो खर्चा है वो ओवर एंड अबव जो अभी सब्सिडीज दी जा रही हैं उसके ऊपर है। यानी कि अगर सब्सिडी का बोझ देखा जाए, एक क्विक आकाश जी बताएंगे एक लाइन में कितना हो गया, मतलब मेरे ख्याल से 7 लाख करोड़ के करीब अब ओवरऑल सब्सिडीज पहुंच जाएंगी। बहुत एक लाइन में बता दीजिए, उसके बाद बाकी सवाल। 3.4 का फिस्कल, फिजिकल नहीं, फिस्कल डेफिसिट है। और अगर इतना एलोकेशन होता है तो फिजिकल डेफिसिट कहां होगा
और नहीं, फिस्कल डेफिसिट नहीं, टोटल सब्सिडी बजट कितना पहुंचेगा? बहुत सब्सटेंशियल बजट है। आज की तारीख में अगर इतना ऐड कर दिया जाता है तो सब्सिडीज का बोझ झेलने करीब 6 लाख करोड़ तक हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल। ठीक है, आप रफली 7 लाख करोड़ हो जाएगा, लेकिन ये 7 लाख करोड़ कैसे जनरेट होंगे नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी ने कल ये भी बोला कि काम बंद नहीं होगा, हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, जो लोग हैं वो काम करते हैं, मेहनतकश लोग हैं। तो मुझे ये बताइए कि और काम का एडिशन कैसे होगा? मतलब जो काम कर रहे हैं परिवार में वो तो कर ही रहे हैं, तो आप घर घर जाकर 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे ना उनको, मतलब एक तरह से मुफ्त टाइप ये लगेगा, क्योंकि आप लोगों को फिशिंग कैसे करनी है वो नहीं सिखा रहे हैं, आप उनके घर में जाके फिश दे रहे हैं, यानी कि पानी पहुंचाने के लिए कैनाल भी नहीं बना रहे हैं, आप घर में मिनरल वाटर की बोतल देकर आ रहे हैं। बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं ऑनेस्ट, उनका ये सवाल है। देखिए आंचल जी, आपका एजेंडा सेट करके आई, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है और वो आपका अधिकार। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा सिर्फ सवाल है, जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी नहीं, अगर जवाब है तो जवाब दे दीजिए। जनाब, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, मतलब इधर उधर नहीं जाइए। मैं उत्तर देता हूं तो आप कहती हैं मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं उत्तर देता हूं, आप कहती हैं नहीं, ज्ञान दे रहा हूं। आप दूसरी बातें बोल रहे हैं सर। आप मैंने पूरी तरह देखिए, किसी पैनलिस्ट को अभी तक बोलने का मौका तक नहीं मिला है। हमारी कुछ क्वेरीज है, यहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, इस देश की जितनी जनता है, उनकी क्वेरीज हैं, उनका प्लीज आंसर दे दीजिए। आप मुझे 4 बातें और सुना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दे दीजिए। आंचल जी, मैं नंबर 1 में आपको बातें सुनाने नहीं आया। नंबर 2, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके शब्द मेरे मुंह में डालें, वो संभव नहीं है। नंबर 3, राहुल गांधी जी ने कल बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेट से उस परिवार की आमदनी 4,000 रुपए है या 6,000 रुपए है, तो उसको 12,000 रुपए मिनिमम आय के बेंचमार्क तक पहुंचाने की जो डिफरेंस है वो सरकार देगी और इसको कानून बनाकर देगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में सरकार देगी। तो हमने किसी से नहीं कहा कि काम बंद कर दीजिए, हमने सिर्फ यह कहा कि आपके काम से यदि आपकी आय 5,000 रुपए या 6,000 रुपए है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जब तक आपकी आय 12,000 रुपए नहीं हो जाएगी तब तक आपको वो मदद देगी। 12,000 रुपए की आय होने के बाद मतलब इसे ऐसे समझा जाए, कोई एडिशनल, जैसे मनरेगा आप स्कीम लेके आए, बहुत अच्छी स्कीम है वो, लोगों को बहुत फायदा पहुंचा रूरल सेक्टर में जो डायरेक्ट फार्मिंग में नहीं थे। उसी की तरह मनरेगा स्कीम या और किसी स्कीम से लोगों को जितना पैसा मिल रहा है ओवर एंड अबव उसके दिया जाएगा, उसके लिए कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ेगा, यही आप कह रहे हैं ना, मैं अगर ठीक समझी हूं तो? देखिए, आप मनरेगा को इससे मत क्लब करिए। यदि किसी भी योजना में किसी भी प्रकार से यदि उसकी आय 12,000 रुपए प्रति माह से कम उस परिवार की आय है तो जो उस आय का अंतर है वो सरकार के द्वारा उसके खाते में डायरेक्ट दिया जाएगा। पंकज जी, मैंने सवाल ये पूछा कि आय का अंतर आप देंगे, आप पैसा देंगे, लेकिन उसके लिए कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ेगा ना। मतलब एक तरह से जिसे इकोनॉमिस्ट की भाषा में कहा जाता है, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। तो जो भी हम लोग भी पैसे अगर आते हैं, कमाते हैं, उसके बाद हमें पैसा मिलता है ना। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, एडिशनल काम कोई नहीं करना पड़ेगा, ये जो पूरेस्ट ऑफ पुअर हैं उनको बड़ी सहूलियत दी जाएगी। मिलेगा, लेकिन उनको साथ साथ ये भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि उनकी जो आय है वो 12,000 रुपए तक पहुंचे उनके काम से, उनके कौशल से। और जब वो 12,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार आय हो जाएगी तो ये सहायता स्वतः बंद होकर किसी दूसरे परिवार के मैं सोच रही थी आप जॉब क्रिएशन के बारे में कुछ बोलेंगे, वो खैर मुझे जवाब नहीं मिला है। और एक और, क्योंकि हर चीज के लिए कल राहुल गांधी ने बोला कि चिदम्बरम जी बताएंगे, और चिदम्बरम जी पूरी तरह से अनरीचेबल रहे मीडिया के लिए भी हमारे ये बेसिक सवालों के जवाब देने के लिए। इसलिए आपसे एक और सवाल कि आप जब बोल रहे हैं इसी बजट से पैसा आएगा, क्या मतलब इसका ये निकाला जाए कि हायर टैक्सेशन होगी? मतलब हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को और टैक्स भरना पड़ेगा, या आप सुपर रिच पे टैक्स लगाएंगे? क्योंकि पैसा तो उतना ही है, आपको जनरेट करना पड़ेगा। एक दिन में जॉब्स तो जनरेट होंगी नहीं, एक दिन में ग्रोथ तो होगा नहीं, तो आपको उसी बजट के अंदर सब क्रिएट करना है। तो मुझे ये बता दीजिए, डज इट मीन हायर टैक्सेशन? देखिए, हायर टैक्सेशन ही रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स नहीं है, हायर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू कलेक्शन का भी एक सोर्स है। जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो ओवर एक्सपेंसेस हैं, एडिशनल एक्सपेंस, उनको कंट्रोल करके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो कोई टैक्सेस की वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसका इसमें पालन किया जाएगा। आपने बोला सिर्फ टैक्सेशन ही रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, उस पर किसी प्रकार का रेवेन्यू जनरेशन, बिल्कुल आकाश जी आपके पास आ रही हूँ। रेवेन्यू जनरेशन आपने कहा एक्सपेंसेस कट करके, वो भी एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये योजना का रोल आउट जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं। इतना तक इंतजार नहीं किया कि ये मोडालिटीज हमें बताते हैं। आकाश जिंदल,
जो जो चीजें इन्होंने बोली है, जितने सवाल मैंने पूछे, जवाब मिले, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या इसे ऐसे लागू किया जा सकता है? आकाश जिंदल जी, मेरे मित्र को मैं बता दूं, राहुल गांधी जी की भावना की मैं बहुत इज्जत करता हूं कि गरीबों की मदद की जाए, बट मेरे बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। मेरे मित्र ने कहा एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया जाएगा। मेरे मित्र, मेरे पास आपके 10 साल के पिछले शासन के, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के पास पूरा डेटा है। आपको गिनवा दूं, 2012 में, 2013 में एक्सपेंडिचर कितना था? फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 3.4% के पास है। आंचल ने कई आपको सजेशन दी, लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं इवन टैक्सेशन कलेक्शन, अगर टैक्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाती है तो फिजिकली प्रूडेंट कैसे होगा? किस तरीके से आपके पास रिसोर्सेज आएंगे? इन्वेस्टमेंट मींस कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, लेकिन एडिशनल रिसोर्सेज आपके पास कहां से आएंगे जिससे ये आप बांट सकें? एडिशनल जनरेशन कहां से होगी? ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी घाटा, आपको बता दूं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी हम सरकारी घाटा उससे भी ज्यादा है। मैं एक बात बताऊं, हमारी ऑडियंस को इतने सारे आंकड़ों का घालमेल समझ नहीं आता। हम लोग बड़े भोले लोग हैं। हमें कोई बोलता है 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं तो हम मान लेंगे। हमें कोई बोल रहा है 72,000 रुपए आपको सालाना दे देंगे तो लोग वो भी मान लेंगे। इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ, क्या ये वायबल है, हाँ या ना? देन वी गो टू द निटी-ग्रिटीज। जब तक हमें सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मुझे ये वायबल नहीं लग रही। या तो हमारे सवालों के जवाब मिल जाए। जो मैंने सवाल पूछे उनके जवाब पंकज जी ने देने की कोशिश की। उन्होंने मेरे को भी बोल दिया कि मैं एजेंडा के तहत आई, लेकिन क्या उन्होंने जो जवाब दिए उनसे आप संतुष्ट नजर आए? पंकज जी और कांग्रेस की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जवाब कहां दिए? कौन सा जवाब मिला है? आपको शायद कोई जवाब मिला होगा, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। मैं तो जो है फिस्कल डेफिसिट का डाटा जानना चाहता था, पैसा कहां से आएगा वो डाटा जानना चाहता था। गरीबों की आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी? गरीब कितना कमा रहा है, 7,000, 8,000, 9,000, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि किस तरीके से दिया जाएगा। नीति जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, उसकी बजाय उसका जवाब नहीं मिला। तो जॉब्स किस तरह क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? ये एक दिन में तो वैसे भी नहीं हो सकता। दीज आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन आप खर्चे आज की तारीख में करने की बात कर रहे हैं और पैसा कहां से आएगा आज की तारीख में ये नहीं पता है, और कल कैसे आएगा वो भी नहीं पता। बहरहाल नीति, आप क्योंकि कुछ बोलना चाह रही हैं, आपने बोला धोखा दे रहे हैं, तो आप ये भी मानते हैं कि 15 लाख देने की जो बात थी, आपने 2014 में अगर धोखा दिया और कांग्रेस इस धोखे के साथ आई है तो फर्क क्या है? धोखा तो सभी कुछ दे रहे हैं हमारे को। ये है कि ये हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था। माफ कीजिएगा नीति, इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, क्विकली चले जाते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 20 के 20% परिवारों को 72,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। इस बात को लेकर कल कुछ उलझन थी। मैं फिर दोहराता हूं, यह टॉपअप स्कीम नहीं है। हर परिवार को 72,000 रुपया मिलेगा। 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग। तीसरा, ये स्कीम विमेन सेंट्रिक है। ये 72,000 रुपया घर की गृहिणी के खाते में कांग्रेस पार्टी जमा करवाएगी। और चौथा, यह स्कीम शहरों और गांव, पूरे देश के शहर और गांव में कोई भेदभाव नहीं, ये पूरे देश के गरीबों पर लागू होगी। आजाद हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में गरीबी मिटाने वाली और गरीबी पर प्रहार करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। मोदी जी ने अपने इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में यह माना था कि कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल के चलते देश में जब आजादी के समय जो गरीबी 70% थी वो घटकर 22% रह गई थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार के जब पूरे हो जाएंगे तो इस देश में ये 22% भी स्वयं समाप्त हो जाएगी। स्वाभाविक तौर से गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय का विरोध कर रही है। मोदी जी, 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम आज पूछना चाहते हैं,
आप न्याय के पक्षधर हैं या विरोधी? क्योंकि कल से आपके सब मंत्रीगण, आपके सब पिछलग्गू नेतागण न्याय स्कीम के विरोध में खड़े हो गए हैं आकर। पाखंडी मोदी जी 3,17,000 करोड़ एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, मित्रों का माफ तो कर सकते हैं, परंतु आपको 72,000 रुपया इस देश के 20% गरीबों को देने पर ऐतराज क्यों है? पाखंड का सहारा लेने वाले मोदी जी ये बता दीजिए कि आपके संरक्षण में बैंकों के भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी, आपके भाई मेहुल चौकसी व अन्य 1 लाख करोड़ रुपया लेकर देश की जनता की गाड़ी कमाई का विदेश तो भाग सकते हैं, परंतु आपको देश के गरीबों को 72,000 रुपया देने में पीड़ा है। पाखंड के प्रारूप बने मोदी जी, इस देश को बताइए कि आप 10 लाख रुपए का सूट बूट तो पहन सकते हैं, अपना नाम जिस पर खुदा हुआ है लाखों बार, और उसको 4 करोड़ में बेच सकते हैं, परंतु आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपया देने में क्या ऐतराज है? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? पाखंड और ढोंग का जो अब लबादा पहने हैं मोदी जी, ये बताइए देश को, आप अपनी 89 विदेश दौरों पर देश का 2010 करोड़ और खुद के प्रचार प्रसार पर 5,000 करोड़ जनता की कमाई का तो खर्च कर सकते हैं, पर आपको देश के एक गरीब परिवार को 72,000 रुपए देने में विरोध क्यों है? पाखंड के स्वरूप बने मोदी जी, ये बताइए, आप एक अपने मित्र अनिल अंबानी जी की कंपनी को 30,000 करोड़ का ठेका तो दिलवा सकते हैं, पर आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपए देने का विरोध क्यों है? सच्चाई साफ है, मोदी जी को हमेशा और भाजपा को हमेशा हमेशा इस देश के गरीब के विरोध में खड़े रहे। ये आपका चाल चेहरा चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का डीएनए है, और इसके 10 उदाहरण मौजूद हैं। जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले भाषण में उन्होंने गरीबी का सर फोड़ने वाली एमजी महात्मा गांधी नरेगा का संसद के पटल पर विरोध किया। जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने किसान को उचित मुआवजा कानून देने वाले कानून का विरोध किया और उसे डाइल्यूट कर डाला। जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने इस देश के लगभग 60% लोगों को सस्ते दर पर अनाज देने वाले फूड सिक्योरिटी कानून का विरोध किया। जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने इस देश के आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने और उनके पट्टों को कैंसिल करवाने का काम किया, उसका कानून का विरोध किया। जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, संसद के पटल पर आपने किसान और खेत मजदूर की कर्जा माफी का विरोध किया और इसे गलत कदम ठहराया। जिस दिन से आप प्रधानमंत्री बने, आप मोदी जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह कहा कि किसान को कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। जिस दिन से मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने, इस देश की अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जो प्रताड़ना का कानून कांग्रेस ने बनाया था, आपने उस कानून को भी खत्म करने की साजिश रची। जिस दिन से आप प्रधानमंत्री बने, मोदी जी, आपने सबसे पहला कदम उठाया कि आपने अनुसूचित जातियों और आदिवासियों का SC, ST सब प्लान, जिससे उन्हें सरकार के बजट में गारंटी शुदा हिस्सा मिलता था, आपने उसे खत्म कर दिया। जिस दिन से आप प्रधानमंत्री बने, आपने इस देश के आम जनमानस की रोजी रोटी पर प्रहार किया, नोटबंदी जैसे घोटाले के माध्यम से, और 4,70,00,000 नौकरियां चली गई, ये आपकी NSSO का डेटा कहता है। जिस दिन से आप प्रधानमंत्री बने मोदी जी, आपने गब्बर सिंह टैक्स लगाकर छोटे छोटे दुकानदार, MSME और व्यवसायी का धंधा छीन लिया, क्योंकि यही आपका चाल चेहरा और चरित्र है।
नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, परंतु जान लीजिए कि अब इस देश की जनता वोट की चोट से आपके साथ न्याय करने वाली है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। पुनर्विचार नहीं हुआ। 6,000 कमाते हैं तो 6,000। मोदी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस, लेकिन बेसिक बुनियादी सवाल जो कि न्याय योजना वो लेके आने की बात कह रही थी उस पर उठाए जा रहे हैं, उसके जवाब नहीं मिले। 1,000 रुपए घर की महिलाओं के खाते में जाएंगे, ये ऐलान किया अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, बदजुबानी की गई, प्रधानमंत्री के डीएनए से लेकर सवाल उठाए गए और ये भी कहा कि पीएम मोदी ने ढोंग और पाखंड किया है। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार और सूट बूट के हितैषी हैं वो। सुनिए क्या कुछ कहा सुरजेवाला ने। गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय का विरोध कर रही है। मोदी जी, 130 करोड़ देशवासियों की ओर से हम आज पूछना चाहते हैं, आप न्याय के पक्षधर हैं या विरोधी? क्योंकि कल से आपके सब मंत्रीगण, आपके सब पिछलग्गू नेतागण न्याय स्कीम के विरोध में खड़े हो गए हैं आकर। पाखंडी मोदी जी 3,17,000 करोड़ एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, मित्रों का माफ तो कर सकते हैं, परंतु आपको 72,000 रुपया इस देश के 20% गरीबों को देने पर ऐतराज क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी का नीति, योर फर्स्ट रिएक्शन? इन लोगों का हाल हो गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन लोगों को अपनी स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं है और हर बार की तरह इन लोगों का सिर्फ एक मुद्दा बच जाता है पूरी कांग्रेस का कि कुछ अपने लिए पता ना हो, आकर मोदी जी को गालियां देना शुरू कर दो। बट मोदी जी को आप जितनी गालियां दोगे, मोदी जी भी ये चीज बोल चुके हैं कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा, और ये चीज राहुल गांधी से ही नीचे ट्रिकल डाउन होकर आती जा रही है। राहुल गांधी जी ने भी अपनी रैली में तू तड़ाक करके जितनी मोदी जी को गालियां दे सकते थे वो दी है, तो इनके स्पोक्स पर्सन से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, उसको सोचने वाली बात भी नहीं है। पर अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि पाखंडी जैसा शब्द आप सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रहे हैं, और जितनी आप स्कीमें लेकर आ जाइए उससे ज्यादा इस वक्त जमीन पर इम्प्लीमेंटेड है। तो ना आपके तथ्य में कोई रेलेवेंस है और ना आपके कथन में कोई रेलेवेंस है। आप अपने आप को ही यहां पर बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड और आप अपने आप को बिल्कुल इररेलेवेंट प्रूव करते जा रहे हैं पूरे देश के सामने। पंकज जी, मुझे ये बताएं कि अपनी स्कीम्स को। पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी कहने का क्या मतलब है? इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। राहुल गांधी संसद में जाके प्रधानमंत्री को जप्फी डाल देते हैं, बाहर जाकर गालियां देते हैं, और अभी उनके प्रवक्ता हमें ये लगा था कि आप आम जनता के लिए अगर कोई स्कीम लेके आए हैं, आप उसका खाका बताएंगे, फ्रेमवर्क बताएंगे, रोड मैप बताएंगे। आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ये सब अपशब्द इस्तेमाल करना पता हो तब तो कुछ बताएं। कल से सिर्फ अब हम इसको भी दे देंगे, उसको भी दे देंगे, महिलाओं को भी दे देंगे। पंकज जी, अब सीधे आरोप गिर रही है कि आप लोग क्लूलेस हैं, कंफ्यूज हैं, आपको स्कीम का आता पता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को अटैक कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए नीति को। जी आंचल जी, उत्तर दूं क्या? जी देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी भाषा ये होती है कि कांग्रेस पार्टी की कौन सी विधवा को, तो जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता की भाषा ये हो कि कांग्रेस पार्टी की कौन सी विधवा को, जिस पार्टी में तो आप भाषाई ज्ञान के जानकार गिरिराज सिंह जी जो आज नवादा से ट्वीट करने पर दुखी है, पाखंडी बुलाकर देंगे। और आप हिस्ट्री में मत जाइए सर, आप आज के सब्जेक्ट्स के ऊपर ये बताइए कि आज अगर राहुल गांधी खड़े होकर आंचल जी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, आंचल जी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे, उनके बारे में यही नरेंद्र मोदी जी कौन से शब्दों का प्रयोग करते थे? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये पीपीपी मॉडल पर काम करते हैं। अपने लिए तो जवाब नहीं तो और क्या है? आपका हर बात का सॉल्यूशन होता है कि हर बार आइए बीजेपी को गाली दीजिए और आपके क्या ये न्याय के पक्ष में या विरोध में है? आंचल जी, धुल जाए, ये गाली नहीं होती, पाखंड गाली नहीं होती आंचल जी, प्रचार प्रसार और पाखंड गाली नहीं है।
गाली वो थी जो मनमोहन सिंह जी को मोदी जी ने दी थी, गाली वो थी जो सोनिया जी के इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाखंड गाली नहीं होती आंचल जी, पाखंड गाली नहीं होती है आंचल जी, आंचल जी पाखंड गाली नहीं होती है आंचल जी, पाखंड गाली नहीं होती है। गाली वो होती जो मोदी जी ने सोनिया जी को दी, गाली वो होती है जो मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को दी। ये बहुते कुशल बहुते रहे, दूसरे को ज्ञान देना बीजेपी के लिए बहुत आसान है, पर बीजेपी इस पर अमल करती है क्या? जिस प्रकार सोनिया जी के नाम पर देश भर की महिलाओं का अपमान किया, इसका उत्तर है बीजेपी के पास। कांग्रेस पार्टी की कौन सी विधवा गाली है कि नहीं है? अटल जी आप भी एक महिला है, अटल जी आप भी एक महिला है, नीति जी महिला है, अच्छा एक मिनट नीति जी, एक मिनट पंकज जी, नीति जी, पंकज जी एक मिनट, अटल जी आप भी महिला है, एक मिनट, उत्तर दीजिए इस बात का, नीति जी उत्तर दे इस बात का, बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, पंकज नीति जी, पंकज जी, पार्टी की कौन सी विधवा? पहले कांग्रेस हमारे सवालों के तो जवाब दे दें, पहले कांग्रेस को उत्तर दे दें। विजय जी, आज आप प्रेस विजय जी एक मिनट, नीति जी एक मिनट, विजय जी ये पाखंड वर्सेस पाखंड, नरेंद्र मोदी पाखंडी है, भारतीय जनता पार्टी पाखंड करती है और पाखंड गाली नहीं होता। बेल पर बाहर घूम रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, अभी आईपीएल के मैच में आ रहा है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सब जानते हैं। आईपीएल के मैच में नारा लग रहा है, आपको पता है कल आईपीएल के मैच में नारा लगा, आप चौकीदार चोर, ये लोग हमारी जनता ये देख ले, चौकीदार हम जनता से गुजारिश करेंगे, चौकीदार चोर भी है, पाखंडी भी है। लीडिंग दो जो सबसे बड़ी पार्टीज हैं, उनके नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर शाउट डाउन कीजिए ताकि आम जनता आपके मुद्दे, नो जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड, आपके मुद्दे खो जाएं, आपके मुद्दे खो जाएं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, अब मैं उनको चर्चा में ले आती हूँ। सोनिया गांधी की ने कहा कांग्रेस पार्टी की विधवा, ये गाली है कि नहीं है? विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, ये जब नरेटिव को आज उम्मीद ये की जा रही थी कांग्रेस से कि वो हमारे सवालों के जवाब देंगे, अगर आप डंके की चोट पे, नीति जी आप एक मिनट रुकेंगे, हमारी जनता का थोड़ा ख्याल रख लीजिए आप दोनों, अगर आपको थोड़ी सी भी किसी की रिस्पेक्ट है तो हमारी जनता को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दीजिए, व्यूअर्स को प्लीज रुक जाइए 2 मिनट के लिए। विजय कौशिक जी, ये आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कांग्रेस से कि आप अगर ऐसी अर्थ शैटरिंग गेम चेंजर स्कीम लेके आ रहे हो तो जवाब के साथ आओगे, लेकिन प्रधानमंत्री पर हमला बोलना, इसका मतलब कुल मिलाकर यही निकाला जाए कि कांग्रेस कंफ्यूज है, क्लूलेस है, उसको स्कीम का खाका तक पता नहीं है। और इतनी सीक्रेसी क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस को इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, अगर आप 12,000 रुपए महीने के हिसाब से देखें तो यह रकम बैठती है 1,44,000 रुपए, 1,44,000 साल की लगाई, साल की। अगर और बात कर रहे हैं हम कि जी 72,000 रुपए, तो ये स्कीम इस तरीके से है कि अगर किसी परिवार में कोई 2,000 कमा रहा है तो उसे गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी, और अगर कोई 4,000 कमा रहा है तो उसे बाकी के 8,000 रुपए देगी, 6,000 कमा रहा है तो। लेकिन हमने यही तो मैकेनिज्म समझना चाहा ना, ये तो बोला जा रहा है, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा ये आइडेंटिफाई करने का? विजय कौशिक जी, हम यही सोचे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला ये बोलेंगे, लेकिन वो आके प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे हैं। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि वो गरीब विरोधी क्यों है, देखिए 25 करोड़ का आंकड़ा इस हिसाब से दिया गया है कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो इसका लाभ 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। सर एक मिनट, बड़ा सीधा सा, सिर्फ ये बता दीजिए कि आउटले कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? ये नहीं बताया, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। कांग्रेस ने दुनिया के टीवी चैनल पे मैं इकोनॉमी का डेटा देता हूं, आज 10 सेकंड दुनिया के टीवी चैनल पे खर्चे घटाए, आकाश जी मैं समझ रही हूँ, प्रार्थना है सरकार, मुझे ये बता दीजिए ये पैसा कहां से आएगा? अमीरों को पैसा माफ कर सकते हैं, हमारे देश हजारों करोड़ रुपए माफ बहुत हाई है। माल्या नीरव मोदी जैसे हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग सकते हैं, गरीबों को 72,000 रुपए। अच्छा आपको एक और देखिए, ठीक है, एक दूसरे कांग्रेस की सरकार ने, अब जहां तक मुद्दा सुरजेवाला ने सिर्फ मोदी को पाखंडी नहीं कहा है, बल्कि उनके 10 लाख के सूट पर भी तंज कसा सवाल उठाए। क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पाखंड के प्रारूप बने मोदी जी, इस देश को बताइए कि आप 10 लाख रुपए का सूट बूट तो पहन सकते हैं, अपना नाम जिस पर खुदा हुआ है लाखों बार, और उसको 4 करोड़ में बेच सकते हैं, परंतु आपको इस देश के गरीब को 72,000 रुपया देने में क्या एतराज है?
अतुल जी, आपकी इसके ऊपर टिप्पणी जो आज हुआ, क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस जवाबों के साथ आएगी, जो नहीं आई, और सवाल उठा दिए प्रधानमंत्री मोदी पे सूट बूट से लेकर पाखंडी कहने तक? देखिए आंचल जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके पैनल पे चल रहा था साफ सुचुंदर का खेल, जो पिछले 1947 से अब तक जो बीजेपी और कांग्रेस खेलती आई है, इस देश की जनता को, आवाम को गुमराह करने का काम करती है। जैसा भी आपने कहा कि जो सुरजेवाला ने कहा कि बिना तथ्यों के आधारित वो लेकर के आए कि 72,000 रुपए जो दिया जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें जो भी चीज कहनी चाहिए सोच समझ के कहनी चाहिए। छल कपाट से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो देखिए वर्तमान हमारा जो घाटा चल रहा है राजकीय कोष का, वो करीब 7,03,000 करोड़ रुपए चल रहा है। और जिस तरीके से अभी विजय कौशिक जी मेरे मित्र बता रहे थे कि 72,000 रुपए के हिसाब से 3,60,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ ये पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के टोटल 10,63,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। तो इससे ये किस पे पड़ेगा? ये जनता पे पड़ेगा। इससे महंगाई वृद्धि बढ़ जाएगी। महंगाई वृद्धि बढ़ने से बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली इस पे विकास का हमारा ही है जो घूम के इधर उधर किया जा रहा है। कुछ फ्रेश जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, विजय जी आएंगे। मनीष भाई, ये जो पाखंडी और प्रधानमंत्री मोदी के सूट बूट और गरीब विरोधी कहना, ये घूम फिर के वही नरेटिव है। कल सारे चैनल वाले शाम में राहुल गांधी, मोदी जी को आज सुरजेवाला ने कहा है, अभी 2 दिन पहले उन्हीं की उमा भारती जी ने कहा था कि मोदी जी विकास पुरुष नहीं विराट पुरुष है। एक मिनट, आप ये तो उन्हीं के लोग कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस कह रही है, ठीक है, पर मोदी जी के अपने लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का विनाश कर दिया। देश कहां तक कहां आ गया? जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी कहां आ गई? मोदी जी ने आज तक देश के साथ छलावा किया है, देश को कुछ देने का कार्य नहीं करा है, लोगों की जेबों में से पैसे निकालने का काम किया है, लोगों की जेबों में से पैसे निकालने का काम किया है। किसी स्कीम से कोई आरोप लगा रहे हैं, चाहे जीडीपी की बात करते हैं, चाहे वो जीडीपी की बात करते हैं, डायरेक्ट लगातार नैरेटिव जो है पुलवामा का, आप दोनों इकट्ठे हो रहे, कोई सुन नहीं पा रहा है। दिस इज पॉइंटलेस। अतुल जी, पॉइंटलेस, प्लीज रिस्पेक्ट माय ऑडियंस। मनीष भाई, लगातार कांग्रेस और विपक्ष लगातार बीजेपी मोदी सरकार को घेर रहा था कि आप सिर्फ पुलवामा की बात करते हैं, बल्कि मीडिया के ऊपर सवाल हो रहे, पुलवामा की बात करते हैं आप, राष्ट्रवाद की ही सिर्फ बात करते हैं, लोगों की बात नहीं करते, जनता की बात नहीं करते। तो आज कांग्रेस का एक और सेल्फ गोल माना जाए कि आप एक स्कीम योजना के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, उसे गेम चेंजर बनाते हैं। आप चाहते तो नैरेटिव उस पर रख सकते थे, आप डिटेल्स देते, आप और सवालों के साथ आते, लेकिन आज पूरा पर्सनलाइज अटैक मोदी पर जो किया गया, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए अंचल, सबसे पहले तो जो हमारी डिबेट की दिशा बदली है इस पाखंड शब्द से, मुझे ऐसा लगता है कि पाखंडी का मतलब हमें समझना होगा। मैं सुन रहा था नीति उवाच, नीति जैन जो कह रही थी, नीति उवाच कह रहा हूं। राजनीति में बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन दायरा हरेक का एक बाधित दायरा होना चाहिए कि शब्दों की गरिमा और संवेदनशीलता को समझते हुए आगे बढ़े। अब जहां तक बात हुई पाखंड की, पाखंड का मतलब होता है दिखावटी आचरण या स्वार्थ सिद्धि के लिए दिमाग में रख के की गई घोषणाएं, ये होता है पाखंड का मतलब, जितना मुझे हिंदी समझ आती है। लेकिन ये जो नीतियों को लेकर कल से जो, क्योंकि हिंदी का ये हम एक्सचेंज कर रहे हैं मनीष भाई, एक छोटी सी क्वेरी है, तो चोर से तो कम ही है ना पाखंड? हाँ बिल्कुल। तो जब तक चोर तक पहुंच गए हम लोग, तो पाखंड तो फिर चलता है, होना चाहिए आज की राजनीति में। मेरे ख्याल से चुनाव में रणभेरी है ये, इसमें दोनों राजनीतिक दल उतरे हुए हैं, एक दूसरे पे छींटाकशी हो रही है, एक दूसरे की देखा देखी हो रही है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आंचल में एयर टाइम की कीमत समझता हूं और ना तो चीख चिल्ली करनी है अपने को, लेकिन हाँ बात हमें वो करनी चाहिए जिसको लेकर कल से घमासान है। 72,000 रुपए कहां से आएंगे? एक ये सैद्धांतिक रूप से जो एक आम सोच होती है, आती हुई लक्ष्मी और जाता हुआ शनि किसे बुरा नहीं लगता। आपने 15 लाख की बात की थी, इन्होंने 72,000 की कर दी। तो देखिए देखा देखी चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल ये नहीं बता पा रहे कि पैसा कहां से आएगा। माले मुफ्त दिले बेरहम। ठीक है, नीति एक मिनट आकाश जी, नीति जिस तरह के शब्दों का आज इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जिस तरह से आपने भी पलटवार किया, ये सब चलता है आज की राजनीति में, और खास तौर से प्रधानमंत्री के लिए पाखंड जो शब्द इस्तेमाल किया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, वो गलत है।
अगर आप बोलेंगे चलता है तो एक बहुत गलत नैरेटिव सेट होता है, ये चलता नहीं है और चलना चाहिए भी नहीं, बट मैं उसके अंदर अब नहीं जाऊंगी बिकॉज एक वो हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। आई कंप्लीटली डू नॉट अग्री जो ये शब्दों का प्रयोग किया गया है पंकज जी द्वारा भी और सुरजेवाला जी द्वारा भी और आपके But द्वारा भी। ultimately- और आपके द्वारा भी। आपके द्वारा भी। आप एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो लोग बेघर बाहर घूम रहे हैं उन लोगों को कोई हक नहीं है। नीति जी, आपने क्या कहा? जिनके ऊपर कोई आज तक आरोप नहीं लगा है उनके ऊपर ऐसे शब्द इस्तेमाल नीति जी, आपने क्या कहा? उस पर बहुत छोटी पुनर्विचार चीज करने है की सर, बात एक मिनट आप बोल चुके हैं। जो जितना प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त काम कर दिया है हम लोगों की सारी स्कीम्स के लिए, जो कल अरुण जेटली जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लगभग 1,68,100 पर हेड दिया जा रहा है अलग अलग स्कीम्स के द्वारा। कौन सी स्कीम? उसके अलावा किस स्कीम की बात कर रही है? सर अगर आप न्यूज नहीं देखते, अगर आप न्यूज नहीं देखते तो वो आप दादागिरी से काम चलने वाला फर्जी बातें मत करिए चैनल पे बैठ करके। आवास योजना कुकिंग गैस, सर आप लोगों की स्टेट्स हैं जो सेंट्रल स्कीम्स चल रही हैं उसमें अपने नाम भी नहीं भेज रही हैं। सिलेंडर आप लोग मार्जिनल फार्मर्स की लिस्ट नहीं भेज रहे हैं। आपकी स्टेट्स में आयुष्मान भारत नहीं किया जा रहा है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आकाश जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई, आप और मैं और हम सब लोग छोटे छोटे आंसर्स तलाश रहे थे, क्लैरिटी चाह रहे थे, वो नहीं मिली। कंक्लूडिंग मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, आपको दे रही हूँ जी। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि यहां बात हो रही है कि टैक्सेस बढ़ा के ये पैसा आ जाएगा। मुझे तो ये बता दिया जाए कौन से टैक्स बढ़ाए जाएंगे, टैक्स बढ़ा के भी ये पैसा जाएगा। दूसरी बीजेपी बात करती है जीडीपी की, बीजेपी से पूछता हूं किसने कहा टैक्स बढ़ाने की बात? आकाश जी, मैं तो ये कहना हूं हमारी पॉलिटिकल क्लास ने हमें निराश किया है। मैं जनता के रूप में अपनी पॉलिटिकल क्लास से पूछता हूं 70 साल से हम जवाब की तलाश कर रहे हैं, वो जवाब नहीं मिला। बीजेपी जीडीपी ग्रोथ की बात करती है। फिलहाल इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब चाह रहे थे, लेकिन आजकल की राजनीति ऐसी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जो किसान के लिए योजना लाए थे उसके जवाब में कांग्रेस ने योजना का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब फिर से भाषा का नैरेटिव भी वहीं पर आकर रुक गया है। ईंट का जवाब पत्थर से भाषा के जरिए भी दिया जा रहा है। कभी प्रधानमंत्री चोर है कहा जाएगा, कभी पाखंडी कहा जाएगा, कभी डीएनए पर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन बेसिक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बहस